जी पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं जी होपफुली। भाई 1 मिनट ज़रा पॉज करिएगा। जी बच्चों ईपीएस में ज़रा आइए, पेज पहले सफ़े के ऊपर अपने किताबों के। आ गए जी पेज नंबर 543 पे। स्कोप कहते हैं ये स्टैंडर्ड किस कंपनी पे लगता है। बड़े मज़े की बात, IS 33 अर्निंग्स पर शेयर अप्लाइज टू एंटिटीज हुज ऑर्डिनरी शेयर्स आर पब्लिकली ट्रेडेड, यानी लिस्टेड कंपनीज पर, और आर इन प्रोसेस ऑफ बीइंग इशूड इन पब्लिक मार्केट. A listed entity is required to present basic and diluted per share even if amounts are negative. यानी बेसिकली IS 33 किस पर अप्लाई होगा? लिस्टेड कंपनीज पर, और जो प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टिंग है, मतलब कि वो लिस्टेड तो नहीं है लेकिन उन्होंने काम शुरू किया हुआ है, लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड हैं, यानी कि मंगनी हो गई है और शादी हो गई है, वो वाला चक्कर है। ठीक है, जो शादीशुदा हैं उन पे अप्लाई होता है, और जिनकी मंगनी निकाह हो गया, शादी बस रुखती होने वाली है, उन पे भी अप्लाई होता है। लिस्टेड पे होता है, और जो इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड है उन पे होता है ये स्टैंडर्ड। उसके अलावा ये पीवीटीज पे, अनलिस्टेड पे अप्लाई नहीं होता। एक बात तो ये हो गई कि IS 33 अप्लाई होता है लिस्टेड कंपनीज पर और उन पर जो इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड है। ठीक है जी। अगली बात वो कह रहा है कि इन लिस्टेड कंपनीज को आप, इन लिस्टेड कंपनीज जो है, लिस्टेड एंटिटी जो होती है, उसको रिक्वायर्ड है कि वो बेसिक और डायलूटेड पर शेयर शो करे, इवन कि अमाउंट नेगेटिव भी है, यानी लॉस पर शेयर भी है तब भी शो करे। एक आधे सवाल में आपने देखा भी। ठीक है, तो पहली बात, बेसिक और डायल्यूटेड दोनों आपने प्रेजेंट करनी है, और दूसरी बात, अर्निंग ना ही भी है, नेगेटिव अर्निंग्स भी हैं, यानी कि लॉस भी है, तो लॉस पर शेयर भी प्रेजेंट करना ही करना है। ठीक है, एक बात ये होगी। अच्छा, अब इसमें क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है। As its name applies, earning per share is calculated as reported earnings divided by number of EPS is widely accepted. One of the important indicators of EPS is useful measure profitability, and when compared with EPS of other, it gives a view of comparative EPS when calculated over user. बस ठीक है। EPS is a useful measure of profitability when compared with EPS of, एक यूज़फुलनेस कोई कह दे तो ये लाइन लिख सकते हैं, वैसे इसमें और कुछ मुझे पैरा में मिला नहीं। ठीक है जी, बाकी बस ठीक है, इतनी सी बात बस इसमें से आपने याद कर लेनी है, बाकी दफ़ा मारे बस। ठीक है, आपको पता है। जैसे इसका नाम बताता है जी, ये जैसे कि इसका नाम बता रहा है, देखो ना, जैसे कि इसका नाम बता रहा है जी। अच्छा जी, ये बड़ी वाइडली एक्सेप्टेड एक इंडिकेटर है। अच्छा जी, और EPS ब्ला ब्ला एंड ब्ला ब्ला, बस ठीक है, काट दो इसको। ठीक है जी। अच्छा, चल, अच्छा जी, आगे जी। बेसिक EPS आपका था, रीड ओनली कर लीजिएगा। कोई मसला इसमें है तो अब आपने पूछना है, मैंने नहीं बताना। ये मैंने आपको समझाया था, मैंने कहा था ये टेबल पढ़ लीजिएगा, इनके अंदर जो बातें बताई थी बस समरी बनी हुई है। हमने इसके ऊपर एक दिन आधा घंटा लगाया था, यहाँ से पढ़ाना को ज़रूरी नहीं समझा था। कितने बच्चों ने इसको पढ़ लिया था? कोई नई चीज़ तो नहीं नज़र आई इसमें? एग्जाम्पल्स हमने कर ली थी, लेकिन इसके दरमियान ये जो अंग्रेज़ियाँ चल रही होती हैं, ये हमने करके देख लिया था, इसको पढ़ा नहीं था। आपने इसको पढ़ लेना है। ठीक है, तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स के अंदर कौन कौन से मसाइल आते हैं? इशू शेयर्स होते हैं मार्केट प्राइस पे, शेयर्स इशू होते हैं बोनस यानी मुफ्त में, शेयर इशू होते हैं शेयर स्प्लिट होकर बढ़ जाते हैं, कंसोलिडेशन होकर, इसको साथ में लिख लो, कंसोलिडेशन को शेयर स्प्लिट, और इस जो ये शेयर कंसोलिडेशन है ना, ये स्प्लिट को रिवर्स कंसोलिडेशन भी कहते हैं, कहीं लिखा होना चाहिए।
नहीं, इसको नहीं, इसको रिवर्स स्प्लिट कहते हैं, आई थिंक इसको रिवर्स स्प्लिट कहते हैं। बहरहाल मैं जहाँ पे कहते हैं वहाँ पे जाके मैं बता भी दूंगा, ठीक है। ये लिखा, हाँ ठीक है, ये ध्यान में रखना बस, ठीक है, किसी एमसीक्यू में काम आ जाता है। तो रिवर्स स्प्लिट कहते हैं कंसोलिडेशन को, ठीक है। बहरहाल इनकी अंग्रेजियाँ मैंने नहीं पढ़ानी क्योंकि ये सब कुछ कर लिया था। आपने एक नज़र सिर्फ इनको पढ़कर इनकी एग्जांपल्स को देख लेना था। किसी ने देखा है तो बता दें, बड़ी मेहरबानी जी। 2-3 बच्चों ने देख लिया था जिस ज़माने में मैंने कहा था। इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं, मैंने सब कुछ वैसे करवाया हुआ था, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाना है 2.2.6। अब रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट आपको पता है जब आती है, जब आपका राइट इशू हो, आपका बोनस शेयर्स हो, स्प्लिट हो, कंसोलिडेशन हो। आपको एक शुरू में बात बताई थी कि यूँ समझना है कि ये हमेशा से थे, बोनस एलिमेंट जो है वो हमेशा से था, ताकि आपकी ईपीएस पिछले साल से कंपेरेबल हो जाए। अगर इस साल कोई बोनस, स्प्लिट, कंसोलिडेशन या राइट इशू हुआ है तो बोनस एलिमेंट उसमें भी है, तो इसका मतलब शेयर्स बढ़े हैं उसके अगेंस्ट अर्निंग्स का बूस्ट एक्सपेक्टेड तो नहीं था। अब जब ये पिछले साल नहीं था, इस साल आ गया, तो ईपीएस परफॉर्मेंस की बजाय इन शेयर्स के, मुफ्त वाले शेयर्स की वजह से डिटीरियोरेट हो जाएगी। तो हमने इसका असर निकालने के लिए ये अज्यूम करना है कि इस साल भी ये चीज़ें आ चुकी हैं, ये पिछले साल भी थी, तो प्रीवियस ईयर को रीस्टेट करते हैं, ठीक है। तो फिर रीस्टेटमेंट ये वाली हमने पढ़ी थी, ये डिनोमिनेटर की रीस्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन एक सवाल हमने देखा था, गालिबन पास पेपर 2 था या फिर क्वेश्चन बैंक 3 था। कोई एक सवाल ऐसा था, नहीं, IS 8 के अंदर जो सवाल पड़ा है ना, जिसमें एक पार्ट ईपीएस का था और एक पार्ट जो है वो उसमें प्रॉफिट बदला था, याद है। प्रॉफिट के बदले मैंने कहा था और कुछ भी ना हो तो पिछले साल की गलती इस साल पकड़ी गई है, वो हमने इस साल सही की है, तो इस साल का प्रॉफिट रीस्टेट हो गया। तो चूंकि प्रॉफिट यूज होता है ईपीएस में, तो ईपीएस रीस्टेट हो जाएगी। तो ये बात पहली लाइन में इधर लिखी हुई है, ये न्यूमरेटर की एडजस्टमेंट है। ये रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट किस में है जी? अर्निंग्स हमारी न्यूमरेटर में होती है ना, इसमें वो कहता है द बेसिक एंड डीपीएस ऑफ ऑल पीरियड प्रेजेंटेड शैल बी एडजस्टेड फॉर द इफेक्ट ऑफ एरर एंड एडजस्टमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज अकाउंटेड फॉर रिट्रोस्पेक्टिवली। और एरर्स भी होता है, पता नहीं उसने एरर्स क्यों नहीं लिखा। यानी IS 8 ने अप्लाई होकर आपकी अर्निंग्स को रीस्टेट कर दिया, चाहे वो प्रायर ईयर एरर पकड़ा गया था, चाहे वो पॉलिसी चेंज था। पिछले साल के प्रॉफिट बदल जाते थे ना, तो वो कहता है अगर ये हो गया है, IS 8 अप्लाई हो गया है, तो आपने ईपीएस को रीस्टेट कर देना। अब ये IS 8 जो अप्लाई होता है, ये न्यूमरेटर में अप्लाई होता है ना, मतलब अर्निंग्स बदल देता है। पिछले साल की गलती पकड़ी गई, सही करेंगे तो इस साल में तो रीस्टेट नहीं किया, पिछले साल को रीस्टेट कर दिया, तो पिछले साल का ईपीएस भी रीस्टेट हो गया। गलती नहीं पकड़ी गई, पॉलिसी चेंज आया, पॉलिसी चेंज भी तो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता था, तो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करते थे, तो उसकी वजह से भी अर्निंग्स बदल जाती हैं, तो उस वजह से ईपीएस भी। तो यहाँ पे यूँ लिख लो, एडजस्टमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अच्छा, चेंज अकाउंटिंग पॉलिसीज and prior year error correction and prior year error correction accounted for in accordance with IS 8, ठीक है जी, ओके। तो ये दोनों के अंदर ही होता है, दोनों के अंदर ही होता है। इसमें आप रेफर कर सकते हैं, आपके सवाल के अंदर तो था, पास पेपर कौन सा था पता नहीं, पास पेपर 4 IS 8 के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। पेज नंबर IS 8 भी लिख देता हूँ, IS 8 चैप्टर चांद लिमिट, काफ़ी है, फिर समझ आ गई आपको। पास पेपर 4 IS, चलो लिख देता हूँ, पेज नंबर 510 चांद, मेरे चांद। अब अल्लाह ही मुझे माफ़ करे, आपके अम्मा अब्बा को भी, वो रूहानी अब्बा को भी और जिस्मानी अम्मा अब्बा को भी, जो आपको चांद हम कहते हैं। अब क्या करें, हमें तो आप ही अच्छे लगेंगे ना जी। अच्छा जी, अच्छा, यहाँ पर डिनोमिनेटर ये भी आप करते आए, लेकिन इसको पढ़ा नहीं था, यहाँ से पढ़ें ज़रा। कहता है द कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एंड डायलूटेड ईपीएस ऑफ ऑल पीरियड प्रेजेंटेड शैल बी एडजस्टेड रिट्रोस्पेक्टिवली इंक्लूडिंग रीस्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव एज अ रिजल्ट ऑफ बोनस इशू, शेयर स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट यानी कंसोलिडेशन,
और राइट इशू विद बोनस एलिमेंट। राइट इशू बोनस एलिमेंट के साथ कब होता है? जब मार्केट के अंदर आपने 10 रुपये का 15 रुपये का आपका शेयर ट्रेड हो रहा है और आपने मार्केट के अंदर मार्केट वाली प्राइस पर नहीं बल्कि उसको 15 से लेट से कम पे 14, 13, 12 पे जो है वो इशू कर दिया, तो बोनस एलिमेंट उसमें आ गया। ठीक है। IS 33 requires the retrospective adjustment to number of ordinary shares even if change in shareholding structure occurs after reporting period but before finalizing the financial system authorized for issue. The fact that per share can reflect such change in the number of shares shall be disclosed. इसके साथ आपने रेफर करना है अपना, यहाँ पे भी मुझे लिखना चाहिए था रेफर पास पेपर 4 था ना, जैसे यहाँ पे ऐसे यहाँ पर आपने रेफर करना है आपका क्वेश्चन बैंक नंबर 3 होम डायनामिक्स। याद करो मैंने अभी वहाँ पे जो ओपन किया था तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई थी। आपने कहाँ याद करना है, मैं आपको याद खुद कराता हूँ। ये जो मैंने अभी ऊपर रखा था, ये क्या हुआ था डायनामिक्स में? हमारा साल था X6, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इश्यू हुई, ऑथोराइज की डायरेक्टर ने फॉर इशुएंस, तब तक हाथ में होती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें उन्होंने लिखा 10% बोनस है। तो हमने कहा था हालांकि ये तो 2007 में इशू होना है लेकिन इसका भी असर, ये सारी कहानी इसके लिए मैंने की थी, ये जो सारी समझाई थी आपको। तो ये लाइन वहां पर उसने पहली बात उसने कर दी कि आपने अपनी ईपीएस को रीस्टेट करना है अगर कोई आपका बोनस स्प्लिट, कंसोलिडेशन या राइट इशू विद बोनस एलिमेंट है। फिर साथ ही उसने बोला कि ये काम आपने तब भी करना है जब आपका अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज फॉर इशू हो रही हैं, अभी आपके हाथ में है और आपने उसमें को बोनस एलिमेंट कर दिया इशू, तो उसमें बस लिख देना कि ये भी हमने असर डाला हुआ है। ये बात सिर्फ यहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो ये बात याद आई कुछ? ये नहीं याद आई थी तो अब याद आ जाएगी इंशाल्लाह जब घर पे रिवीजन करोगे तो ये मैंने ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये किधर गया, ओ कितने गया भाई, ये रहा। ये इसके साथ अब पढ़ो, कहता है रिट्रोस्पेक्टिवली आपने रीस्टेट कर देना ईपीएस को बोनस स्प्लिट, कंसोलिडेशन या राइट इशू से। ठीक है, इन चारों से तो करना है। अब ये अगली बात, IS 33 रिक्वायर्स दैट दिस रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट टू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर शेयर पे सिर्फ, even if changes in shareholding structure occurs after reporting period, year end के बाद था, but before financial statements were authorized for issuance। याद आ रहा है? फिर the fact that the per share calculation reflects such changes in the number of shares shall be, बस वो बता देना। तो इसके साथ रेफर क्या करोगे, लिख कर बता देना कि जी हमने ये किया। रेफर करें जी क्वेश्चन बैंक 3 IS 33 वाला चैप्टर है, यही वाला सेम यही चैप्टर है। ठीक है जी, IAS 33 ये चैप्टर आ गया आपका, और इसमें मैं नीचे अब आपका वो सवाल, पेज नंबर कौन सा था ये अभी होम डायनेमिक्स का? 639, बार 9 पे शुरू हो गया ना तो गल मुक गई। 639 नाम था इसका, HDL, ऐसे ही है, ये बात समझ आती? तो किया हुआ सब काम था, बस यहाँ पे लिखा हुआ पता नहीं था। ठीक है, ये प्लीज आपने एग्जांपल्स को आज लाजमी एक बार देख लेना है, कोई इसमें मसला ना निकल आए। ठीक है, मैं नहीं देख रहा। अच्छा जी, डायल्यूटेड ईपीएस हमने सारी कर ली है, अंग्रेजियाँ पढ़ना आपका काम। बीच बीच में से मैंने अंग्रेजी पढ़ा दी, डायल्यूशन क्या है, एंटी डायल्यूशन क्या है, सब कुछ पढ़ते गए थे हम। कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो अर्निंग्स पे क्या असर पड़ेगा, शेयर्स पे क्या असर पड़ेगा, फिर शेयर ऑप्शन है तो क्या मामला चलेगा, ये सब कहानी। ऑर्डर ऑफ डायल्यूशन के लिए मैंने कहा था रैंकिंग करते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं, कोई इनमें गुंजाइश नहीं है। पढ़ना एक दफ़ा आपका काम था, किसी ने पढ़ा हो, जहमत की हो, वही 2-3 बच्चे, तो उनसे सिर्फ मुझे ये तसल्ली होती है कि शायद कोई मसला है नहीं, लेकिन आप उनकी तसल्ली पे ना जाएं। उनके लिए कोई चीज़ मसला नहीं, आपके लिए है, तो अभी मौका है, अभी भी वक्त है। मैं अभी कल भी हूँ, परसों भी हूँ आपके पास, तो कोई इसमें से चीज़ नहीं समझ आती तो उसको निशान लगाओ और पूछ लो। ठीक है, ओके। अच्छा जी, ये प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ज़रा जल्दी से पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने ज़बानी कलामी सब किया हुआ है। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि मैं यहाँ पर ना साथ में ओपन कर लूँ, यही जो भी पेज पे पहुँचा हुआ था ना, यही ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी नोट बनाया ताज़ा ताज़ा टमाटो, तो वो करीब है। ये जनाब है प्रेजेंटेशन। ठीक है,
और नीचे क्या है, डिस्क्लोजर। अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो अल्लाह करे अब काकूजी वाली जो है उसका पीएनएल और ओसीआई एक ही पेज पे हो, मज़ा आएगा ज़्यादा कंपैरिजन करने का। इसकी तो अलग अलग सफ़ों पे थी ना, मुझे याद है। ये पैकेजेस लिमिटेड का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर जिसको पैट कहते हैं, यहाँ तक कहानी आई। और फिर उसके बाद अगले सफ़े पर कंप्रीहेंसिव इनकम पड़ी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, यानी कि ओसीआई इस तरह कर देते होते हैं। एक सब आइटम ज़्यादा है ना, तो उन्होंने एक सब पे गांध नहीं डाला, एक सब पे पीएनएल, ऊपर क्या हेडिंग है, ऊपर क्या हेडिंग है, ये प्रॉफिट और ये बेसिकली दोनों मिलाकर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनते हैं। तो ये प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट और लॉस। अब इसका प्रॉफिट उठा करना ये आगे ले आते हैं और ऊपर हेडिंग क्या दे दी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, जिसमें प्रॉफिट आ गया और ऐड करते हैं ओसीआई और फिर पहुंच जाते हैं टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम पे। हम इसको एक ही समय पे बनाते होते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें भी आती हैं, अभी तो हमारे यहाँ एक आई है भाई, FAR 2 में जाके एक आधी और बढ़ जाएगी और फाइनल में जाके फिर और ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाएंगी ओसीआई के आइटम्स, ठीक है। फिलहाल आपकी ज़िंदगी में बस एक ही है। अब पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पीएनएल अलग सफ़े पे नज़र आ रहा है और ओसीआई अलग पे। तो IAS 33 कहता है, पहली बात तो IAS 33 की मैं भी पढ़ा के आ रहा हूँ कि लिस्टेड कंपनी के लिए है कि उन्होंने बेसिक भी शो करनी है और डायल्यूटेड भी। अगर सेम हो तो एक ही लाइन में शो कर सकते हैं बेसिक एंड डायल्यूटेड, लेकिन लिखना जरूर है बेसिक एंड डायल्यूटेड करके कि यही बेसिक है यही डायल्यूटेड, बताना जरूर है। अगर अलग अलग लाइन बताओ, अगर अलग अलग हैं, और अगर सेम है तो एक ही लाइन में बता दो, ठीक है। अगली बात, अगर पीएनएल और ओसीआई एक ही सफ़े पे बनाते हो, यानी टोटल स्टेटमेंट कंप्रीहेंसिव इनकम एक ही सफ़े के ऊपर है, तो फिर उसी सफ़े के एंड पे अल्लाह करे कापूजी, यस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, मेरे जहन में नहीं था, ठीक है। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कीनिया की, वो FAR 2 वाले बच्चों के लिए IAS 41 पढ़ते हैं ना, तो ये इन्होंने जानवर रखे हुए हैं और इन्होंने एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड इनका लगा, तो इसलिए ये दो अलग अलग हैं। बहरहाल मेरा मतलब भी यहाँ से पूरा हो गया, आपके लिए भी, FAR 1 के लिए भी, क्या प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम है जिसके अंदर कहानी, ये नहीं देखना यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है आपको अभी नहीं पता। ये अगर रुक गए यहाँ पे तो IAS 41 वापस आ रहा है इधर, आगे चले गए तो फिर आप ये पढ़ेंगे नहीं, इसलिए छोड़ें इसको फिलहाल, ठीक है। फाइनल में जाके फिर पढ़ेंगे आप एक ही बार जो यहाँ से रह गए बीच में। अच्छा, तो IAS 41 को छोड़कर बताएं, पीएनएल ऐसा ही होता है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह वगैरह करके यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द ईयर यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर अदर कंप्रीहेंसिव इनकम और फिर टोटल कंपनी। तो इनका एक ही सफ़े के ऊपर स्टेटमेंट कंप्रीहेंसिव इनकम बन रहा है, तो इन्होंने यहीं पर एंड पर क्या शो किया हुआ है, अर्निंग पर शेयर। और साथ ही वो बात भी आ गई, बेसिक एंड डायल्यूटेड का मतलब ये है कि इनकी कोई पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जो कन्वर्ट हो सकें डायल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इसलिए इनकी बेसिक और डायल्यूटेड ईपीएस सेम है। एक ये प्रेजेंटेशन है। दूसरी प्रेजेंटेशन क्या है, सॉरी दूसरी प्रेजेंटेशन क्या है, वो है पैकेजेस। इनका पीएनएल एक सफ़े पे आ रहा है और इनका ओसीआई अगले सफ़े पे आ रहा है, टोटल कंप्रीहेंसिव फिर जाकर बन रही है। तो अब इन्होंने देखो यहाँ पे ईपीएस शो नहीं की, ईपीएस को कहाँ शो किया हुआ है, ये पीएनएल के नीचे जहाँ पैड नजर आ रहा है उसके नीचे। तो ये दोनों ही अलाउड हैं, स्टैंडर्ड कहता है जैसे आपकी प्रेजेंटेशन है, आपको इजाजत है ना, पीएनएल एक सफ़े पे है तो ईपीएस पीएनएल के नीचे आनी चाहिए, लेकिन अगर एक ही सफ़े पे आपका ओसीआई भी आ रहा है तो फिर ओसीआई के बाद लिख देना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहां से अब पढ़ते हैं प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स। प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि पीएनएल में अब ऐसे लिखता जाता हूं, में कब प्रेजेंट करना है, कहां प्रेजेंट करना है, ठीक है, ये बातें होती है पीएनएल में, कब कहां कैसे नजर आए, ठीक है। तो कब कहां कैसे का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लॉस भी है तब भी नजर आए, यानी कब नजर आए ईपीएस, पहली बात दोनों नजर आए, दूसरी बात कब नजर आए, हर सूरत में, चाहे अर्निंग है चाहे लॉस भी है। तो एंटिटी शुड प्रेजेंट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। असल में तो ये रिक्वायर्ड है कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो करना है, क्या बेसिक भी और, समझ आती है बात, ये जी हमने शो कर दी।
पीएनएल के अंदर हमने शो किया जी बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है जी। को मसला ओ जी बेटा, क्वेश्चन है कोई? यार तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर, कम ऑन प्लीज। तो आपने बेसिक और डाइल्यूटेड को प्रेजेंट कर दिया, दोनों को पीएनएल में किया, ठीक है। अगर इकट्ठा होता तो उसी के बाद भी कर सकते, तो मैंने आपको दिखा दिया। ले ये सही तमाशा। अब फिर चलो उधर, और इसमें तो सवाल भी छोटे छोटे इतने हैं कि जंप ही लगा के जाना पड़ता है। ये अच्छा जी, अब ये बात तो होगी डन। पहली बात मैंने ये देखी, ओके। दूसरी बात, द बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस शुड बी प्रेजेंटेड इवन इफ अ नेगेटिव फिगर, ठीक है। इवन इफ इट इज अ नेगेटिव फिगर, मतलब लॉस भी हो तो लॉस पर शेयर शो कर देना, को मसला। तीसरी बात, द बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस शुड बी प्रेजेंटेड विद इक्वल प्रोमिनेंस। इक्वल प्रोमिनेंस ऐसे, जैसे जितना बोल्ड उसको लिखा उतना बोल्ड इसको लिखा मैंने। अच्छा नजर आ रही है ना? फॉर ऑल पीरियड्स प्रेजेंटेड, करंट और प्रीवियस, these figures are presented at the end of statement of comprehensive income. If entity present a separate P&L, then EPS and diluted EPS should be shown in this statement and not in statement of comprehensive income. तो ये एंड ऑफ स्टेटमेंट में मैंने आपको दिखाया काकूजी पीएलसी, जरा दोबारा देखते हैं। काकूजी पीएलसी, इट शैल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में नजर आ गई, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है, इफ एंटिटी प्रेजेंट सेपरेट पीएनएल, देन ईपीएस डाइल्यूटेड शुड बी शोन इन दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट एंड नॉट इन ओसीआई। इसके लिए रेफर कर लेंगे हम पैकेजेस, ठीक है जी। पैकेजेस लिमिटेड आ गया, ये भी आपको मैंने दिखाया। ये अगर अलग हैं तो फिर इस स्टेटमेंट में शो करें, इसमें ना करें, इतनी सी बात थी, ठीक है यार। इसी पहले की थी, इसी पहले दिन तो, इफ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर इज रिपोर्टेड फॉर एटलीस्ट वन पीरियड, इट शैल बी रिपोर्टेड फॉर ऑल पीरियड प्रेजेंटेड। मतलब पिछले साल में आपके वो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स थे, आपकी डाइल्यूटेड ईपीएस नजर आई थी। इस साल वो सारे कन्वर्ट होकर ऑर्डिनरी शेयर्स बन गए, तो अब डाइल्यूटेड ईपीएस तो नहीं होगी ना। तब भी आपने ऐसे ही अलग से शो कर देना। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि ऐसे लिखेंगे ना आप कि पिछले साल में 1 पॉइंट, लेट से 1 पॉइंट, इस साल तो हो रहा है ना, मिसाल के तौर पे अगले साल में ये सारे ही आपके प्रेजेंट ये सारे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लेट से ये आती है 5 2 3 ऐसे ही, और ये कोई नहीं चेंज हुई, 5 2 3 ऐसे ही लिख ज़रूर देना अलग से, क्योंकि उसके कंपैरिजन में नज़र आना चाहिए कि बेसिक और डाइल्यूटेड सेम ही है, ठीक है ना। वो ये कहना चाह रहा है बस, ओके। और सही है, यानी अगर एक पीरियड में आपकी डाइल्यूटेड ईपीएस नज़र आई है, बेसिक और डाइल्यूटेड नज़र आई है, तो उसको अगले पीरियड में भी शो करना। भाग जाता है मुझसे, पता नहीं क्या मसला हुआ है इसको जी। सही है, चलो अच्छा जी। अब आगे क्या कहते हैं जी, इवन इफ इक्वल, फिर पढ़ लो। इफ ये चौथी बात है, टोटल 4 बातें थी प्रेजेंटेशन से। इफ डाइल्यूटेड ईपीएस पर शेयर इज रिपोर्टेड फॉर एटलीस्ट वन पीरियड, पिछले साल नजर आ रही थी, इट शैल बी रिपोर्टेड फॉर ऑल पीरियड प्रेजेंटेड। या इस पीरियड में अगर आ गई है तो पिछले के अंदर सेम भी है ना, तो उसको लिख देना बस, ठीक है, सेम अमाउंट से। इवन इफ इट इक्वल्स बेसिक अर्निंग्स, इफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आर इक्वल, डुअल प्रेजेंटेशन कैन बी अकम्प्लिश्ड इन वन लाइन in statement of comprehensive income। अगेन मैं आपको काकूजी का रेफरेंस इसमें दे रहा हूं, जो मैंने अभी आपको दिखाया, काकूजी पीएलसी। ये काकूजी पीएलसी इसका नाम है, आप मजाक समझ रहे हैं, काकूजी पीएलसी। ये देखो काकूजी पीएलसी में डुअल प्रेजेंटेशन एक ही लाइन में नजर आ रही है आपको, बेसिक एंड डाइल्यूटेड, ठीक है, कर सकते हैं, इजाजत है। डन हो गया। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आपका नोट, डिस्क्लोजर्स, नोट्स के अंदर, नोट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, नोट्स में कैसे डिस्क्लोजर बनाना है।
अभी अभी बनाकर तो आ रहे हैं। ओके, तो नोट्स में भाई कैसे डिस्क्लोजर बनाएं ज़रा पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड क्या कहता है, हमने तो फनकारी लगाई हुई, हमने पहले से ही वो काम कर लिया है ना जी। IS 33 also required disclosure in a note to finance for following: total amount used as numerator to calculate basic EPS and diluted EPS. टोटल अमाउंट ये अर्निंग्स की बेसिक के लिए भी और डायल्यूटेड के लिए भी दिखा दी हमने, डिस्क्लोज कर दी। एंड अ रेकंसिलिएशन ऑफ दीज फिगर्स एंड द रिकंसिलिएशन ऑफ दीज न्यूमरेटर फिगर्स टू प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, रेकंसिलिएशन भी दिखाई है, ये देखो। और उसके बाद ये देखो, नहीं ये देखो रेकंसिलिएशन दिखा दी ना अर्निंग्स की, ठीक है। आप कहोगे जी प्रॉफिट से नहीं दिखा, भाई इसकी पैट से करके दिखाई, इसको जब इससे कंपेयर किया तो अल्टीमेटली वो भी वापस वहीं पे ही जा रहा है, ठीक है। अच्छा ऐसे ही करना है। ये आ गया एक। दूसरा क्या बता दो जी, दूसरा क्या बता दो, डिस्क्लोजर दो ही हैं बस, ये दो ही थे। टोटल अमाउंट यूज्ड एज डिनोमिनेटर यानी वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स बताओ टू कैलकुलेट बेसिक ईपीएस एंड डायल्यूटेड ईपीएस, बताते हैं जी, बताते हैं जी, अभी बताते हैं। ये डिनोमिनेटर है, ये बेसिक ईपीएस में यूज हुआ है और ये डायल्यूटेड में। एंड अ रेकंसिलिएशन ऑफ दीज टू डिनोमिनेटर टू ईच अदर, कोई बात शौक कोई मसला ही नहीं, टू ईच अदर भी ले लें, ये लें और ये लें, ये काम कर दिया हमने, ठीक है, कहानी खत्म। ओके, शुक्र है। अभी कुछ ये मैंने क्यों काट दिया था और फिर हो गया था। अभी देखो ना, ये भी डिस्क्लोजर है, यानी कि उसने ICAP ने 2 सवाल डिस्क्लोजर के दिए हुए हैं। क्वेश्चन बैंक आज मैंने 4 आपको करवाया कंप्लीट और एक ये एग्जाम्पल 22, ठीक है। तो प्लीज़ ये देख लें, वो दे सकता है डिस्क्लोजर, उसने दिया तो हुआ है, आज तक डिस्क्लोजर पूछा भी नहीं है। और बहरहाल आपको कोई मसला नहीं हो, डिस्क्लोजर तो और आसान काम है, आपने सुकून से अपना सवाल करना है जैसे सिखाया हुआ है, पूरा बेसिक ईपीएस डायल्यूटेड ईपीएस निकाल के तसल्ली से। और फिर अगर डिस्क्लोजर में जाएगा तो फिर रीस्टेटमेंट मुश्किल है करवाए, कंपैरेटिव नहीं डाले, शायद 1 साल का ही कर दे, कंपैरेटिव नहीं रिक्वायर करेगा, मेरा ये अंदाज़ा है। और अगर डिस्क्लोजर नहीं बनवाएगा तो फिर सवाल जो है वो अच्छे होंगे, पास पेपर 2, 3 जैसे, क्वेश्चन बैंक 5 जैसे, तो ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा इसके लिए, ठीक है। कुछ एक MCQs मैं करवा देता हूँ, नहीं एक मिनट, अदर एस्पेक्ट्स रह गए, सॉरी जी। ये आप रीड ऑनली कर लीजिएगा, यूज़फुलनेस, ठीक है, मुझे इससे कोई मसला नहीं। इसमें बस एक जगह पे उसने वो लिखा हुआ है, ये PE रेशो क्या होती है, मैं बस ये समझा दूँ आपको, बाकी आपने इसको रीड ऑनली करना है। PE रेशो क्या है, मिसाल के तौर पे होंडा लिमिटेड, होंडा है, होंडा, मैं तो होंडा ही लेस हाँ, आप सब बच्चे यही कहते हैं, ठीक है। इसकी EPS लेट से 15 रुपये है, ठीक है, लेकिन इसकी शेयर प्राइस जो है वो मार्केट के अंदर इस वक्त है ₹150, ठीक है। अब PE रेशो जो होती है उसका फॉर्मूला होता है, ये टाइम्स में आती है ये भी, ठीक है। ये रेशो अभी तक आई नहीं थी, पढ़ाई में नहीं आई, इवन पेपर में भी नहीं आई अभी तक, ठीक है। लेकिन देख लें, कहीं आप निकाल दीजिएगा वैसे कोई डिस्कशन करते हुए, या कह तो सकता ही है बहुत आसान। आपने इसमें अपने मार्केट प्राइस को पकड़ना है और उसको डिवाइड करना है EPS से। बेसिकली ये क्या कर रही है रेशो, ये बता रही है कि अगर आपका एक शेयर 15 रुपये कमा कर दे रहा है, तो मार्केट उस एक शेयर को कमा के वो 15 रुपये दे रहा है, एक शेयर कितने रुपए देने, कितने टाइम्स पे करने के लिए तैयार है मार्केट। समझिए कि ये एक शेयर, EPS का मतलब क्या है, एक शेयर ने इतना कमाया, और मार्केट प्राइस क्या है, जितने का शेयर अवाम खरीदने के लिए तैयार है। उसकी वजह क्या होती है, ट्रस्ट, इस कंपनी के अंदर ट्रस्ट, फ्यूचर की इसकी ग्रोथ, मैं भी इसका शेयर लेना चाह रहा हूं, ये भाई भी लेना चाह रहे हैं, वो भाई भी लेना चाह रहे हैं, उधर से भी लोग लेना चाह रहे हैं शेयर, तो डिमांड ज्यादा है उसकी, क्योंकि कंपनी के ऊपर स्टॉक मार्केट जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, इस शेयर के ऊपर जो है वो काफी ट्रस्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर ग्रोथ नजर आ रही है, फ्यूचर में उनको स्टेबिलिटी नजर आ रही है उनको। तो कितने टाइम्स एक शेयर कमा 15 रुपए रहा है, कितने टाइम्स, कितने गुना उसका पे करने के लिए मार्केट तैयार है, तो वो यहां पर नजर आया 10 टाइम्स। ये क्या है जी, मार्केट प्राइस पर शेयर, और ये क्या है, EPS अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको बताई, ये रेशो बता रही है कि कंपनी मार्केट जो है इस वक्त, स्टॉक मार्केट जो है वो इसके ऊपर कितना ट्रस्ट कर रही है। और एक यूनाइटेड मोटरसाइकिल भी है, मैं तो यूनाइटेड ही लेसा, मैंने नहीं सुना कभी,
बस ले लेते हैं, जो नहीं होंडा ले सकते वो यूनाइटेड ले लेते हैं, ठीक है। नई कंपनी है, अभी स्ट्रगलिंग है। अब ईपीएस इनकी भी 15 रुपये है, सुबहान अल्लाह। ईपीएस इनकी भी कितनी है, ₹15 पर शेयर, ओके, ₹15 पर शेयर। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है आपने अर्निंग्स को, शायद शेयर्स भी कम हो इनके, जो भी है, बहरहाल इनकी ईपीएस भी 15 है। ईपीएस तो इनकी होंडा के बराबर है, लेकिन मार्केट में शेयर जो है वो लेट से 25 रुपये का बिक रहा है। ऐसे ही शेयर प्राइस जो है, शेयर की मार्केट प्राइस जो है, शेयर प्राइस मार्केट प्राइस, ये जनाब ₹25 है। क्या मतलब, लोग इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे इस पर। मैं नहीं खरीदना चाह रहा, मैं भी होंडा की तरफ भागा हूँ, ये भी होंडा की, वो 2-4 हैं जो कहते हैं चलो यार यूनाइटेड में काम कर लेते हैं, ठीक है, ग्रो कर जाएंगे ये भी। लेकिन क्या बता रही है ये रेशो हमें कि पीई रेशो स्टॉक मार्केट की रेशो है दरअसल। ये पीई रेशो क्या बताती है कि मार्केट इस शेयर पर जो कमा रहा है 15 रुपये पर शेयर, इसको कितने टाइम्स पे करने के लिए तैयार है। तो हमने कहा जी ₹25 पकड़ो, ये मार्केट प्राइस है, डिवाइड करो इसको ₹15 से ईपीएस से, तो आपके पास आ गया 1.6 टाइम्स, 7 टाइम्स कर लो यार, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ बात लिखी हुई है कि यूजफुलनेस के अंदर उसने लिखा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें आपने पढ़नी है, एक बार रीड ओनली लाजमी है, क्योंकि लंबे सवाल में भी एक पार्ट जो है वो थ्योरी का ऐसे आ सकता है, वो कहते हैं यूजफुलनेस बता दो इसकी, तो एक बार पढ़ लेने में हर्ज नहीं है, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है पॉइंट ये जो डिस्कस करने वाला, बाकी ये देखो ना, इट मेजर्स एंटिटीज परफॉर्मेंस, WDPS प्रोवाइड अर्ली वार्निंग, EPS not only help measure entity current financial standing but also track past performance. In particular, EPS helps investor to identify suitable investment options, compare blah 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 blah, predict future dividend payout। ऐसे ही बस गप्पे हैं, कोई मसला हो तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। ये देखो, EPS is an important component of determining an entity's PE ratio। भाई PE ratio निकली कैसे है, EPS से। EPS था तो PE ratio निकली, तो EPS के जो मसाइल हैं वो फिर PE रेशो के भी हैं, जो आगे लिमिटेशंस आ रही हैं ना, वही लिमिटेशंस हैं EPS के अंदर हैं। तो भाई जिससे PE रेशो, जिससे प्राइस अर्निंग रेशो जिससे निकलनी है, वो EPS और मार्केट प्राइस तो वैसे ही अपने हाथ में नहीं। EPS कंपनी निकालते हुए कुछ गड़बड़ कर सकती है ना, प्रॉफिट छेड़ दो EPS छिड़ जाएगी। तो EPS एक इंपॉर्टेंट टूल है प्राइस अर्निंग रेशो के लिए, ठीक है। तो ये इसका एक यूज है कि EPS important component determining PE ratio that is calculated as follows। अच्छा, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। PE ratio is often used by investor in making stock market। A high PE ratio usually indicates that stock exchange expects strong performance from company in the future। The higher the PE ratio, the better it is for company। The reliable EPS means reliable PE। जितना EPS अच्छा होगा, प्रॉपर होगा, ठीक होगा, उतना ही PE रेशो भी उसी से निकली है ना, वो ठीक होगी, ठीक है, एग्जैक्ट। और ये लिमिटेशन अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि ये लिमिटेशंस रेशो में पढ़ाई हैं जी बेटा, तो जहां पे भी है बेटा, जहां पे भी है, अगर ये EPS गलत निकली हुई है तो PE रेशो गलत हो गई ना। मैंने कब कहा कि बढ़ेगी या कम होगी? EPS गलत निकालते हुए आपने ज्यादा कर दी है, तो वो ज्यादा EPS आपको PE रेशो कम कर देगी। मैं तो नहीं कह रहा कि रेशो का डिनोमिनेटर वाला रूल बदलना है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि चेंज तो हो जाएगी ना। अगर आपने EPS में कोई गड़बड़ किया तो वो वही गड़बड़ आपकी PE रेशो में भी है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको डर लगेगा कि यार EPS ओवर मार्केट प्राइस तो बाहर से मिल गई, EPS उसके मुंह पे लिखी हुई थी, वहां से आप डिवाइड करके आपने इधर जो है वो निकाल लिया, PE रेशो निकाल तो लिया आपने। अब डर क्या है, चलो मार्केट प्राइस तो सबको पता है मार्केट में, लेकिन PE रेशो EPS उन्होंने निकाली है ना, मसला हो सकता है। तो यही आगे लिमिटेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। EPS is probably single most important indicator of entity's performance। अच्छा, it is very useful measure, ठीक है, it is probably the single most important indicator। It is very useful when it is used at starting point for more detailed analysis। However, EPS can have some serious limitations। वही वाली बात, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं है, EPS जो है वो इन्फ्लेशन को नहीं ले रही अपने अंदर। EPS एंटिटी की प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ मेजर करती है जबकि ओवरऑल परफॉर्मेंस को नहीं देख रहे। मतलब जैसे मैंने कहा था कि हालात बुरे, उसमें कोरोना के अंदर हो सकता है कि जैसे वो रेशोज में कहा था, लिमिटेशन है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट को नहीं देख रहे होते। डायल्यूटेड EPS ये एक अब क्या है, डायल्यूटेड EPS क्या है, एक अर्ली वार्निंग है। आज खड़े होकर हम कहते हैं कि अगर अज्यूम करो ये सारे डायल्यूट हो जाए, ये सारे कन्वर्ट हो जाए,
अब यहाँ पे लिमिटेशन है जो आपके ज़हनों में भी आती थी, सर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट आज वाला पकड़ रहे हैं, प्रॉफिट आज वाला पकड़ रहे हैं, और शेयर्स कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये अगर फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये होगा। भाई अर्निंग्स तो आज वाली हैं सर, आप फ्यूचर को भाई क्या करें आप, इस वक्त तो यही वाला प्रॉफिट है ना। तो वो लिमिटेशन में भी लिखा हुआ है कि ये एक क्रिटिसिज्म है इस पर, लेकिन स्टिल एक यूजफुल जो है वो टूल बहरहाल है। तो diluted EPS is often described as an early warning to investors that the return on their investment may fall sometimes in future. सिर्फ early. However, diluted EPS is based on current earnings but not forecast earnings. This means that it may not be a reliable predictor for future EPS. लेकिन क्या करें? One of the main problem with EPS can be way that it is used by investors and others. Users often rely on EPS as the main and only measure of entity's performance. Management know this and try to make EPS appear as high as possible. ये क्यों प्रॉफिट्स को छेड़ते हैं? प्रॉफिट जितना बेहतर होगा ईपीएस उतनी बेहतर, तो गड़बड़े करते हैं क्यों? लोगों में मैनेजमेंट को भी पता है कि हमारी ईपीएस देख के लोग हमारी परफॉर्मेंस का पता लगाएंगे, तो हम भी यहीं पर ही इसको गड़बड़ करते हैं। ठीक है, दिस मे अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट फिगर्स बाय यूजिंग क्रिएटिव अकाउंटिंग। माशाल्लाह, क्रिएटिव अकाउंटिंग, समझ रहे हो ना? They may also make decision which increase EPS in short term but damage entity in the, ऐसे काम भी कर सकते हैं जिस वजह से अभी शॉर्ट टर्म में ईपीएस बेहतर हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में, जैसे हमारी हुकूमतें करती हैं, जो आती है हुकूमत वो कहती है अभी मेरा वाह वाह हो जाए, कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ही नहीं करता। वो 10 साल 15 साल का कोई प्लान हो, इकोनॉमिक प्लान हो, 20 साल का हो, कोई बात नहीं यार, आराम सुकून से लगे रहें, कोई फायदा तो मुल्क को भी। हर कोई आता है कहता है जी ये पुल बना दो, रोड बना दो, ये कर दो, वो कर दो, मेरी वाह वाह हो जाए, जब निकल के जाते हैं हम फिर वहीं के वहीं खड़े होते हैं। इकोनॉमिक प्लान नहीं है ना उस तरह से, जो मुल्क तरक्की करते हैं उनका यही होता है कि वो आपस में लड़ाइयाँ करते रहते हैं लेकिन मुल्क को माफ़ कर देते हैं। हमारे आपस की लड़ाई में हम लोगों को भी साथ ही घसीटते हैं। ठीक है ना, तो कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ऐसे काम करते हैं जिससे बस वाह वाह अल्लाह शेरी हो जाए, और बस हमारा अगली दफ़ा का वो भी इलेक्शनों के नज़दीक जाकर एकदम रोड्स बनने लग जाएंगी, एकदम सारे जनाब का अजीब मामला है। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि ये मतलब कि हमारी कंपनी को भी पता है कि बस यही वाला काम कर दो, बाद में लॉन्ग टर्म बेशक नुकसान होता है, शॉर्ट टर्म के अंदर ईपीएस ज़रा बेहतर नजर आए, तो ये मुनासिब नहीं है ना। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका सफ़ा था। ठीक है, रीड ओनली करके ही मिलती जुलती थी असल में, तो इन दोनों को लेना है। ठीक है, अब जल्दी से ज़रा 2-4 MCQs कर लेते हैं, 2-4 ज़्यादा नहीं, थोड़ा आइडिया हो जाए। इसके MCQs जितने मैं रिवीजन प्लान में लिख दूंगा बस वही कर लीजिएगा, क्योंकि ये MCQs आपके तैयार हैं जब आपका टॉपिक तैयार है। ठीक है जी, MCQs आपके तैयार ही होते हैं। ज़रा जल्दी से देख लें, मैंने तो 2-3 ही कराने हैं, तीसरा कर लो। हानिया हैज़ करेक्टली कैलकुलेटेड इस बेसिक EPS फॉर द ईयर, पेज नंबर है 646। बस ये आखिरी बात है, फिर EPS ख़त्म। इसका मतलब फिर रेशोज़ का सवाल मैंने रिसेंट अटेम्प्ट का करना है। अब ये ना कहना है कि उसमें भी EPS है और उसमें भी रेशो आ रही है, पर वो तो करनी है ना। उसके अलावा ये तीनों चैप्टर्स फिर मेरी तरफ से क्लोज होंगे, पर वो कर लूँगा तो फिर ये तीनों ही क्लोज। ठीक है, आखिरी तीनों क्लोज हो जाएंगे। फिर हम उस सवाल के बाद देखते हैं, मे भी मैं आपको NPO शुरू करा दूँ, कोई एक आधा सवाल कर लें, या IS8 देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हानिया लिमिटेड हैज़ करेक्टली कैलकुलेटेड बेसिक EPS फॉर द करंट ईयर, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी एडिशनली कंसिडर्ड व्हेन कैलकुलेटिंग डायल्यूटेड EPS? 1 for 5 राइट इशू। डायल्यूटेड के लिए ये होना चाहिए? नहीं, राइट इशू नहीं, राइट इशू तो बेसिक के अंदर आता है, ऐसे ही है ना। अच्छा, ये नहीं, वो क्या कह रहा है, जरा रिक्वायरमेंट पढ़। MCQ में सबसे अहम बात है रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ना। रिक्वायरमेंट नहीं ना ध्यान से पढ़ी तो आप गलत कर रहे होगे। आपने देखा नहीं, जैसे अब बोरिंग कॉस्ट ही है, जैसे रीवैल्यूएशन है, तो एक MCQ मैंने आपको करवाया तो उससे कहा था 5 रिक्वायरमेंट्स बन सकती। वो क्या पूछ रहा है, ध्यान से ये देखो। तो वो क्या कह रहा है कि किन आइटम्स को EPS बेसिक सही निकाल लिए, कहता है एडिशनली किन आइटम्स को कंसिडर करे व्हेन कैलकुलेटिंग डायल्यूटेड EPS। तो किन को कंसिडर करना है जी एडिशनली, तो राइट इशू को तो नहीं करना। इशू ड्यूरिंग द ईयर फॉर ऑफ अ कन्वर्टेबल डिवेंचर करें। इशू ऑफ डायरेक्टर्स शेयर ऑप्शन एक्सरसाइजेबल ऑप्शन है, बिल्कुल करें। इक्विटी शेयर्स इशू ड्यूरिंग ईयर एज द परचेज कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड, भाई ये इक्विटी शेयर्स इशू हो गए हैं। आपने याद है कैश फ्लो के सवाल के अंदर एक सवाल किया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि इन्होंने एक बिल्डिंग खरीदी है, उसके अगेंस्ट इन्होंने शेयर्स इशू किए हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग लेट से 125 की थी, तो आपने शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम कर लिया था 100 लेट से, और शेयर प्रीमियम ऐसे ये मैंने ऐसे बना लिया, मतलब बिल्डिंग फेयर वैल्यू पे डेबिट हुई है। मुफ्त में तो शेयर्स नहीं आए, बिल्डिंग आई है और शेयर्स गए हैं।
तो ये कोई डायलिबिलिटी के लिए चक्कर नहीं, शेयर्स तो इश्यू हो गए हैं, और इश्यू हो गए हैं लेकिन हुए इन काइंड हैं, कोई मसला नहीं, बट डायल्यूटेड ईपीएस में तो इसका कोई असर, तो शेयर्स तो ऑलरेडी इश्यूड हैं, ठीक है। तो इसमें इसने भी कंसिडर नहीं होना, तो आपका कौन कौन सा बना, 2 है, नहीं नहीं चार्ली, 2 and 3 ओनली, ठीक है। चौथा देख लो, 5वां फिर खुद कर लेना। चौथा देखो, मैनी एनालिस्ट बिलीव दैट ट्रेंड ऑफ अर्निंग पर शेयर इज मोर रिलायबल इंडिकेटर अंडरलाइंग परफॉर्मेंस देन द ट्रेंड ऑफ नेट प्रॉफिट। वो कहते हैं ईपीएस जो है, ईपीएस वो ज्यादा रिलायबल इंडिकेटर है देन नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। सही तो कहते हैं, सही तो कहते हैं। प्रॉफिट तो एक फिगर है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे अब मैंने अभी बात की कि होंडा का प्रॉफिट तो ये यूनाइटेड के मुकाबले में क्या होगा, होंडा का प्रॉफिट तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब लेट्स से होंडा का प्रॉफिट जो है वो अगर 500 मिलियन है, तो यूनाइटेड का लेट्स से जो है वो सिर्फ 50 मिलियन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट तो इतना अच्छा कंपैरिजन नहीं था, लेकिन हमने ईपीएस निकाली, दोनों बराबर आ गए। तो नो डाउट ईपीएस बेटर है प्रॉफिट से, इसमें कोई शक नहीं है। ये कह रहा है वो कि मैनी एनालिस्ट्स, हम भी उसमें शामिल हो गए, अब बिलीव करते हैं कि ये ट्रेंड ऑफ ईपीएस ज़्यादा रिलायबल है नेट प्रॉफिट से, अगर आपने परफॉर्मेंस को जो है वो देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट दिस व्यू? क्यों जी, आपको क्यों लगता है कि ऐसा है? नेट प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज बट ईपीएस कैन नॉट बी। सही कह रहा है, चवले मार रहा है। अगर आप प्रॉफिट को, कहता है जी प्रॉफिट को आप छेड़ सकते हैं पॉलिसीज गड़बड़ करके, जैसे फेयर वैल्यू मॉडल ले लें, जैसे आप FIFO को कर लें, तो पॉलिसी बदलने से आप प्रॉफिट को छेड़ सकते हैं पर ईपीएस को नहीं। बंदा कहे कान नीचे देंगे तेरे एमसीक्यू बनाने वाले, अगर प्रॉफिट हिल गया तो नहीं, कान नीचे नहीं देना, वो तो सोचते मैंने बनाया जी। अच्छा जी, तो ये नहीं है। आगे कहता है ईपीएस टेक्स इनटू अकाउंट एडिशनल रिसोर्सेज मेड अवेलेबल टू अर्न प्रॉफिट व्हेन न्यू शेयर्स आर इशूड फॉर कैश, वेयर हाँ, ये हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लेते हैं ना, तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लेते हैं, यानी कि जो पैसों वाले शेयर्स इशू हुए, उन्होंने, हमने कहा था उससे अर्निंग में बूस्ट एक्सपेक्ट करें, ये वही तो है, तो वो इसको कंसिडर करता है। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। प्रॉफिट में ऐसा नहीं होता, प्रॉफिट में तो नेट प्रॉफिट होता है। डिस्क्लोजर ऑफ डायल्यूटेड ईपीएस फिगर इज अ फोरकास्ट ऑफ द फ्यूचर ट्रेंड ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ डायल्यूटेड ईपीएस। नहीं, ये अभी तो हम पढ़ के आ रहे हैं लिमिटेशन में, वो कह रहा था कि डायल्यूटेड ईपीएस इज एन अर्ली वार्निंग, लेकिन चूंकि आप करंट प्रॉफिट यूज कर रहे हैं तो ये फोरकास्ट प्रॉफिट तो नहीं है, ये तो मतलब उल्टा लिमिटेशन में, क्रिटिसिज्म में पड़ा हुआ था। ये बात तो सही नहीं है। आगे कहता है कंपैरेटिव ईपीएस इज रीस्टेटेड वेयर अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अफेक्ट प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। क्या इस वजह से आप कह रहे हैं कि भाई वो तो प्रॉफिट भी हो जाता है? ये भी कोई नहीं है, तो हमें चवले मारी हुई है इन्होंने। मेरे ख्याल में तो सिर्फ यही निकला है। कौन सा था? बी। ये सही जी, तो आप सही कर लो, सही कर लो उसको जाके बेटा। आपको लगता है ऑप्शन डी है? बोलो, सुनो तो सही ना। वो कह रहा है बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि ईपीएस ज्यादा रिलायबल है प्रॉफिट से। कौन सी स्टेटमेंट से सपोर्ट करती है? पहली, नेट प्रॉफिट को आप छेड़ सकते हैं, ईपीएस को नहीं। गलत बात है, नेट प्रॉफिट छिड़ गया तो ईपीएस भी छिड़ जाएगी। तीसरी, ईपीएस फोरकास्ट है फ्यूचर की, नहीं, गलत बात है, तो है ही नहीं डायल्यूटेड ईपीएस। अच्छा, कंपैरेटिव ईपीएस को है वो रीस्टेट करते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से। कंपैरेटिव ईपीएस इज रीस्टेटेड वेयर अ चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अफेक्ट्स द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। कंपैरेटिव ईपीएस को चेंज करते हैं तो क्या प्रॉफिट नहीं चेंज होता? होता है ना। तो ये भी कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो आंसर गलती से लिखा होगा, उसको सही कर लो, करेक्ट कर लो। मैं लिख लेता हूं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा जी। मैं जाके लिख लेता हूँ यार, अगली बारी सीधा कर लीजिए ताकि। कौन सा था एमसीक्यू? देखो ना, प्रॉफिट से ईपीएस बेहतर है, वो ये कह रहा है। तो डी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि अगर कोई पॉलिसी की वजह से प्रॉफिट चेंज हो तो ईपीएस भी चेंज होती है। तो यार ये कौन सा फिर दोनों में फर्क आए? तो कोई बात ना हुई, ठीक है, तो इसको सही कर लो। ये गलती से लिखा हुआ है, ये गलत है, इसको सही कर लो। क्या है जी? ए। कौन सा था? बी है जी, बी। इसको सही कर लो, बी कर लो। और अगला मैं काट रहा हूँ, एडी लंबी कहानी मैं नहीं लिख रहा, बस बी ऑप्शन है ना। वो क्या है जी? कि जी आपका जो ईपीएस है वो एडिशनल रिसोर्सेज को, देखो ना, प्रॉफिट ने तो बता दिया ये प्रॉफिट है जी,
लेकिन ईपीएस में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हुए, एडिशनल भी हुए इवन, उनको भी ले लेता है वो वेटेड एवरेज शेयर्स लेकर ईपीएस, तो इसलिए वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ओके, और सही है। देख लो यार, छोटे मोटे हैं ऐसे, गुलफिशां लिमिटेड चेक करो क्या कहता है। छोड़ो, ये सारा सफाई आपका होमवर्क है, इसमें कोई मसला निकले तो कल पूछना है। 12वें पे तो आओ, पहले ही सीधा 16 पे 14 पे, पहले उससे 12वां आता है। ये देखो, ये कर लेना, ये मेरी नज़र में ऐसे ही हैं, बस हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये आपका होमवर्क है। वैसे कितने बच्चों ने इनको किया था? हैं 2 4 5, इनमें मसला नहीं आया होना मेरे अंदाजे मुताबिक। स्टिल आप लोगों के पास चांस है, आप कल मुझसे पूछ सकते हैं इनमें से कोई, या किसी को करते हुए आया मसला और अभी बताना चाहता है तो बता दे। ठीक है यार, 14 भी आ जाता है यार, आ जाता है यार। 12, विच टू ऑफ द फॉलोइंग, मैंने जो करवाने वो तो मुझे करवाने दो ना, ये सारा सफाई करा देता हूँ। और बताओ, 14 भी 12 भी सारे ही बीच आ जाएंगे। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स मस्ट बी डिस्क्लोज्ड एज पर IAS 33? फोरकास्ट अर्निंग पर शेयर नहीं, फोरकास्ट अर्निंग कहां से डिस्क्लोज करते हैं हम? ईपीएस में कहीं लिखा हुआ था डिस्क्लोजर्स में? 5 ईयर ट्रेंड ऐसी बात लिखेगा, दूर से पता लगेगा ये नहीं है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स यूज, अर्निंग फिगर यूज्ड इन, बिल्कुल सही कह रहा है। तो सी और डी तो दोनों ही हैं, उसने 2 ही बोला है ना, तो सी और डी चेक भी करते जाओ भाई, कोई और सोल्यूशन ज़रा मुझे याद कराना। जब एमसीक्यू में कहूँ ना बस, तो वो ज़रा कहना मुझे कि सोल्यूशन में जाके ज़रा लिख लें, करेक्शन नीडेड अगली बार के लिए, फिर मैंने भूल जाना है, फिर अगली बार रह जानी पिछली बार ऐसे बस ज़बानी हो गया होना है ना, करेक्शन नीडेड नहीं लिखा होगा, बाद में जब मैं किताब देखता हूँ ना करेक्शन इस दफ़ा कितनी है तो वो मिस होगी। 13वां, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू और फॉल्स? अच्छा, ट्रू भी फॉल्स भी। अकॉर्डिंग टू IAS 33 EPS, अर्निंग पर शेयर अमाउंट शुड नॉट बी प्रेजेंटेड इफ दे आर नेगेटिव। गलत कह रहा है यार, फॉल्स है, क्योंकि अभी पढ़ा के आ रहा हूँ, पहले भी बताया था लॉस भी हो तो लॉस पर शेयर बताओ, अगर लिस्टेड कंपनी हो तो, क्योंकि उसी पे ही लगता है ना ये। इफ बेसिक एंड डायल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर आर इक्वल, डुअल प्रेजेंटेशन कैन बी अकम्प्लिश्ड इन 1 लाइन, बिल्कुल सही कह रहा है। ये असल में ना, ये एमसीक्यू शायद थोड़ा चेंज था ओरिजिनली, उस वक्त ना वो कोई शायद डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन उस वक्त आपका ईपीएस में होता था, आपके इंक्लूडेड था, फिर ICAP ने उसको निकाल दिया था सिलेबस। तो ये आई थिंक इस एमसीक्यू में ना वो पार्ट बी वो था डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन के बारे में, तो वो जब खत्म हो गया तो ईपीएस में से भी निकल गया। जा गया ना सारे, तो 23 पे कराओ, एसी चलाओ यार, निगाह काम हो रहा है, इनको नींदें पड़ रही हैं, ज़रा ठंड लगे इनको। मुझे पता है कि काफ़ी टाइम हो गया, बस 1 घंटा और चाहिए आपका। ठीक है, ओके, बोथ स्टेटमेंट्स। अच्छा, अब पहली वाली तो गलत है, दूसरी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स नहीं। 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू, यस। 1 इज ट्रू नहीं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ जाओ पायन, 14 आ गया। 14, परीसा लिमिटेड इशूड न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर कैश एट फुल मार्केट प्राइस एंड ऑल्सो मेड अ 1/8 बोनस इशू। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बताओ ट्रू है या नहीं। न्यू शेयर्स इशूड एज अ रिजल्ट ऑफ बोनस इशू शुड बी टाइम अपोर्शन फ्रॉम देयर डेट ऑफ इशू, बताओ जी, करेंगे? कहीं पे सवाल हो ना, वो भी मिट गया है। बोनस शेयर्स, मैं मिसाल लेता हूँ, 1 जनवरी 2000, आप अपना सवाल बनाना पड़ रहा है जी, आपके पास ओपनिंग शेयर्स पड़े थे 25 मिलियन, ठीक है, आपने 1 मई को बोनस शेयर्स इशू किए, कितने करने हैं? 5 कर लें, 5, ठीक है। आपने इस पे किया जी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4/12, और फिर आपने क्या किया 30 को, बस और कुछ नहीं, कितना 8/12। अब आपको लग रहा है कि शायद वो ये बात कर रहे हैं, भाई ये बात तो पूरी ही नहीं थी। क्या हमने ये 30 वाले शेयर्स या यूं कहें कि आपने यहाँ पर बस लगा दिया, आंसर आ गया और ये शेयर्स ले लिए थे, या कुछ और भी किया था इसके बाद? इसके बाद हमने क्या कहा था? हमने कहा था ये बोनस यूं समझो हमेशा से हैं, तो इस साल में भी पहले दिन से हैं। तो मिसाल के तौर पे ये 25 कितना बनता है वैसे बाय द वे? हर 5 शेयर वाले को 1 नया शेयर दिया है ना, बिफोर जिसके पास 5 नए शेयर्स थे, हमने उसको 1 नया शेयर दिया, तो ये जो भी वही बना लेंगे, ठीक है ना। तो आफ्टर कितना बन गया? अब बताओ जी, बिफोर से डिवाइड करना है,
तो 5 इंटू डिवाइड बाय कितना जी, कितना बना 1, सॉरी कितना बना 1, अब कम हो गया ना, बढ़ा लो इसको बढ़ा लो, इसको कर लो जी मिसाल के तौर पे 3 शेयर, तो ये 8 बन गए, थोड़े शेयर बढ़ा लो ना, क्या हाँ 25 इंटू, वो सही था ना, चलो ठीक है, मैं वैसे ही बना रहा था सवाल, मैंने कहा जरा बता दूं जी 1/5। अब आपको लगता है कि बस यहां पे कहानी खत्म हो गई, एमसीक्यू ये बात पूछ रहा था भाई, टाइम फ्रैक्शन जाते हुए लगाते थे नो डाउट, कितना आया 5, लेकिन मसला जो होता था हम कहते थे जी ये बिफोर पे पड़ा है, ये ऊपर वाले 25 जो हैं इसके ऊपर फ्रैक्शन लगाते थे ना हम कहते थे इसको डिवाइड करो 5 से और मल्टीप्लाई करो। जब ये काम करते थे तो मिसाल का आंसर बताओ, मिसाल क्या, अब आंसर बताओ, पहले का आंसर क्या है, दूसरे का 20 ही होना है, पक्की बात है, बराबर हो गए कि नहीं हो गए, कहां गया इसका फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन खत्म कर देते थे। बोनस शेयर्स पे टाइम फ्रैक्शन नहीं लगता, क्या मतलब, हम कहते हैं बोनस शेयर तो हमेशा से हैं, मतलब इस साल पहले दिन से हैं, तो पहले आते हुए तरतीब सीधी रखते थे, फिर वापस क्या करते थे, हम कहते थे इस बोनस का असर हम शुरू से लेकर आएंगे, चेक कर लो 30 थे, 30 ही हैं वेटेड एवरेज भी, हालांकि बोनस शेयर्स पूरा साल नहीं रहे, लेकिन हमने उनको क्या कर दिया, इस तरह का काम किया, वो हरकत की जो हम करते थे कि ये पूरे साल के लिए आउटस्टैंडिंग बन गए, पहले दिन से आखिरी दिन तक, पिछले साल में भी ऐसे ही कर देंगे, ये चक्कर है। तो बोनस फ्रैक्शन नहीं लगता, बोनस पर टाइम फ्रैक्शन नहीं लगता, देख लो 30 शेयर्स हैं, हालांकि ये 5 तो पूरा साल नहीं रहे, लेकिन वेटेड एवरेज में वो हरकत की हमने कि ये भी 30 हो गया, बोनस का असर निकाला था, यानी बोनस पूरा साल रहे तो रहे ना, ये बात है, ठीक है। तो परीसा ये बात देखो और तुमने गलत कहा, क्योंकि ये 30 देखो, ये 30 ये बराबर हैं, अगर टाइम फ्रैक्शन लगता होता तो ये 30 और 30 बराबर थोड़ा ही होते परीसा, ओके परीसा। नेक्स्ट, मेरे ख्याल में इसी में मसला था आपको, है ना, चलो, न्यू शेयर्स इशूड फॉर कैश एट फुल मार्केट प्राइस शुड बी टाइम अपोर्शनड फ्रॉम देयर डेट ऑफ इशू, बिल्कुल यही तो होते थे सिर्फ, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, अच्छा 2 ही थे सुभान अल्लाह, बोथ आर फॉल्स नहीं, 1 इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, यस, आगे फिर की जाना, चलो हुण 15 ते कर लेना, 16 कर लो, 16 इंपॉर्टेंट है जरा मेरे ख्याल से, जल्दी करो, बाकी अगर आपको कोई लगे इनमें से स्टिल, तो मेरे अंदाजे मुताबिक जैसे अब इसने रोला डाला होता 14, मुझे पता है उसमें मसला आना है, इसलिए वो मेरे रडार में है, वो मैं तो वो लिख कर सोच कर नोट करके आया होता हूँ, लेकिन आप उसके अलावा कोई हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, मौका ये आज का है, ये 3 दिन एक तरह से मौका ही है कि आपको जो टॉपिक रिवाइज करा दूँ, मैं कहूँ हाँ भाई अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है इस टॉपिक को, फिर आप एक बार नज़र डाल के देख लें, आपके लिए कोई मसला है तो वो मसला है आपके लिए, वो किसी और के लिए नहीं भी है तो खैर आपके लिए तो है, ठीक है। अच्छा, ये मसला तब होता जब आपको मैंने वो पहले दिन ही ना सिखा दिया होता कि ईपीएस इन रुपीज़ हो तो जो फ्रैक्शन बनता है उसको उलट लगा दोगे तो काम हो जाएगा इसमें, चलो फिर भी करो, इस तरह के एमसीक्यूज तो आते हैं। तो शाइस्ता लिमिटेड इज अ कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर शोड ईपीएस ऑफ, ये X7 की बात हो रही है, इन ऑन जुलाई 1 जुलाई X8 साल के दरमियान में शाइस्ता लिमिटेड मेड 1/3 बोनस इशू, वट फिगर फॉर 2007 अर्निंग्स पर शेयर विल बी शोन, 8 का तो उसने पूछा ही नहीं, कहता है 8 के कंपैरेटिव में जो 7 आना है, 8 का तो निकालना है ना, उससे पूरा सिस्टम होगा, 8 की प्रॉफिट्स, 8 के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, कहता है उसी के कंपैरेटिव में, यानी X 8 के कंपैरेटिव में आता है ना X 7, तो X 7 क्या हो जाना है, रीस्टेट होना है, क्यों रीस्टेट होना है, ये मुँह बोनस आ गए, तो जब बोनस आ गए तो यहां पर बेसिक ही है, डेरिवेटिव तो नहीं है ना, तो बेसिक ईपीएस लिख दो सिर्फ, जगह तांगे, ईपीएस जो है वो आपकी ये पैट के बाद जो नजर आ रही होती रीस्टेट हो जानी है कि नहीं हो जानी, अब जो पुरानी 8.5 दिया वो तो नहीं आ सकती, तो यही तो आपको सिखाया था कि आपने इस ₹8 को पकड़ लेना है, लेकिन अब मसला क्या है, असली फ्रैक्शन हो तो दूसरा निकले, अब उसके लिए फटाफट लिख लो अपना बोनस बिफोर बोनस, वो क्या कह रहा था, किधर गया, 1 for 3, हर 3 शेयर रखने वाले को
एक नया शेयर दिया गया तो आफ्टर 4 हो गए। अब ये क्या है, अब हम इसमें करते क्या होते थे, हम इसको करते होते थे जब हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहे होते थे ना, तो फ्रैक्शंस वाले खाने के अंदर हम कहते थे, फ्रैक्शंस वाले खाने में हम यूं वापसी पे जब आते थे, पहले तो चलते गए ना, इतने बटा इतने, इतने बटा इतने, उसके बाद जब यहाँ पे टोटल आ जाता था तो फिर हम कहते थे चलो जी वापसी करो। वापसी करते हम कहते थे ये बिफोर पे है, आफ्टर पे लाओ, तो डिवाइडेड बाय, लेट्स से यहाँ पे करो डिवाइडेड बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 4 करते थे, ऐसे ही है ना। तो ये वो फ्रैक्शन है जो हमें चाहिए, सीधा लगता था यहां पर, और जब रुपीस पे लगाना है तो इसी को, अब ये थोड़ा सा दिमाग आपका चलेगा तो चलेगा, ये सारा कुछ आपको आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। आंसर क्या है? 6 पॉइंट। अच्छा, मसला पता है क्या है? मसला ये है कि आप लगाने के आदी होते थे इसको, असल में को प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर्स पे, तो शेयर्स पे जब लगाते थे ना, शेयर्स, वो भी लिख देता हूं, मुझे पता नहीं है ना, कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं तो मैं लिख तो दूं ना कम से कम, कि जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से तो ये बनता है, वरना आपको आदत ये थी कि आप पकड़ते थे प्रॉफिट को डिवाइड करते होते थे नंबर ऑफ शेयर्स से, याद है? और बोलो नंबर ऑफ शेयर्स, इधर आप फ्रैक्शन लगाते थे ये सीधा करके ऐसे। पर मसला क्या है, मेरे पास ना तो पिछले साल का प्रॉफिट है, ना ही नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इसलिए मेरा ये काम तो हो नहीं सकता। फिर मैंने ये इसीलिए सीखा था। उसके लिए बस ज़हन में ये रखना है कि 4/3 की बजाय इसको क्या करना है, 3/4। तो आंसर क्या आ गया? है सही ऑप्शन 6.38, ठीक है। तो ये एक अच्छा MCQ है। मुकाओ यार बस, अब एक और कर लें, सबसे आखिरी वाला कर लेते हैं। करवा दिया था, फिर वो भी नहीं करने की जरूरत। अब ये सारे ना पास पेपर वाले चल रहे हैं ना, इन पे अटेम्प्ट लिखना रह गई थी, ठीक है। ये मैंने करवा दिया है, नहीं करवाया यार, कहाँ करवाया, पढ़ो। एन एंटिटी, वो रेशो का था शायद, एन एंटिटी रिपोर्टेड अ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एन एंटिटी रिपोर्टेड अ पॉजिटिव अर्निंग पर शेयर इन प्रीवियस ईयर। पिछले साल उनकी रिटेन ये EPS क्या थी? पॉजिटिव अर्निंग पर शेयर थी, जितनी भी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन EPS? अब देखो पॉजिटिव अर्निंग कब आती है? अच्छा मुझे ये बताओ, क्या अर्निंग्स, चलो मुझे बताओ कि आपकी जो भी मिसाल, मैं कोई ऐसे अज्यूम कर लेता हूँ डाटा, ठीक है, कि मेरे पास अर्निंग्स थी 25 और वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स थे लेट्स से 15, चलो 15 ही कर लो। अब ये मेरी पिछले साल की, मैंने ये अज्यूम किया डाटा, कितनी आती है जी? EPS कितनी है? EPS कितनी है? 1.7, ऐसा ही है। ये ₹1.7 पॉजिटिव ही है ना, नेगेटिव तो नहीं है। अब वो कहता है कि हमारे इस साल विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन EPS ऑफ प्रीवियस ईयर ड्यू टू रीस्टेटमेंट। हमारे इस साल में खड़े होकर राइट इश्यू हो, शेयर स्प्लिट हो, बोनस हो, कंसोलिडेशन, तो इनमें से कौन सी चीज इसको क्या कर देंगी? कम, बढ़ा देंगी, ठीक है। अब यहां पर भी वही वाला काम आ गया जो आपने सीखा था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, ठीक है। मुझे ये बताओ उसने क्या कहा है कि कौन सी चीज इस रेशो को बढ़ाएगी, ऐसे ही है। तो मुझे इसका मतलब है कि अर्निंग्स और डिनोमिनेटर में शेयर्स पड़े हैं, तो इनमें से कोई भी चीज अर्निंग को तो नहीं बढ़ाती, क्या ख्याल है? शेयर्स को चेंज करती है ना। अब डिनोमिनेटर की तरफ आ जाओ, डिनोमिनेटर का बढ़ना तो रेशो को, और कम होना, अब कोई ऐसा काम इनमें से देखना है जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेयर डिनोमिनेटर में कम होंगे। मुझे बताओ राइट शेयर्स में नए शेयर्स इशू होते हैं तो शेयर्स बढ़ते हैं, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशो कम होगी। बोनस से शेयर्स इशू होते हैं तो शेयर्स बढ़ते हैं, तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशो कम होगी। स्प्लिट से शेयर्स बढ़ते हैं, शेयर्स बढ़ेंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशो, कंसोलिडेशन से शेयर्स, शेयर कंसोलिडेशन या रिवर्स स्प्लिट, इससे शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स कम होंगे तो डिनोमिनेटर में फिगर कम होने से। कैसा MCQ लगाइए? चलो और कोई MCQ आपको लगता है इसमें से कराना है तो, ठीक है। अब मेरी तरफ से EPS को अल्लाह हाफिज है, ठीक है। अब जरा किसके NPO की बजाय मेरा दिल है, NPO में कुछ सवाल ही रहता है ना, 1-2 सवाल कराने हैं ना, तो वो तो करेंगे इंशाल्लाह। मेरा दिल है कि भी रेशो को बिल्कुल ही कर देना, रेशो EPS खत्म करें। रिसेंट टाइम का सवाल इसका कर लेते हैं। और कितनी देर हो गई है रिकॉर्डिंग को? पूरा 1 घंटा हो गया। ना टेल मी, हाँ टेल मी, ठीक है जी। पार्ट 2 रोक दें, पार्ट 3 शुरू करते हैं।